हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला लेक्चर। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे एप्लीकेबल हुआ और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अप्लाई किया गया है, ये हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। बिफोर दिस एक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप वॉज गवर्न बाय पर्सनल लॉज डिफरेंट टाइम पीरियड। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लाने से पहले, एप्लीकेबल होने से पहले, हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप वो गवर्न होती थी पर्सनल लॉज के द्वारा। तो पर्सनल लॉज में डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियड में कौन से एक्ट लागू किए जाते हैं, कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अप्लाई किया जाता था, ये हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट पीरियड जो था वैदिक एंड मध्वी पीरियड, हिंदू पीरियड, इस्लामिक पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। सो वी हैव 4 पीरियड। तो ये 4 पीरियड में किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चेंजेस हुआ है। तो दूसरों डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियड में 4 टाइप के हम लोग 1 बाय 1 देख लेंगे। वैदिक एंड मेडीवल पीरियड में क्या हुआ था, कैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अप्लाई किया जाता था। तो दोस्तों, इस पीरियड में नो जनरल कोड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था वहाँ पे, और डिफरेंट सोर्स थे उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू किया जाता था। वेदास, धर्मशास्त्रा, स्मृतिज, श्रुतिज। तो इस तरह से वो डिफरेंट पीरियड था वैदिक एंड मेडीवल पीरियड में। दूसरा इसमें ही और एक पीरियड आता था चंद्रगुप्ता रीजन। जो चंद्रगुप्ता रीजन में वहाँ पे बायलैटरल ट्रांजैक्शन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो किया जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पे बायलैटरल ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है कि बोथ पार्टीज आर अग्रीड और बोथ पार्टीज आर विलिंग टू डू। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 parties come together and they made a contract but different things they were involved just like। वहाँ पे दोनों पार्टी एग्री होती थी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बट जो भी एक्सचेंजिंग थिंग्स थे वो डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, ए विल सेल वीट एंड बी विल सेल राइस। ए को सेल करना है गेहूँ और बी को सेल करना है राइस। तो ये एक्सचेंजिंग पार्टी में दोनों डिफरेंट थिंग्स, जो भी बेचना और सेल करना, दोनों परचेस करना या सेल करना, दोनों के अंदर अलग अलग टाइप के थिंग्स वहाँ पे अप्लाई किए जाते थे। तो दोस्तों, इस पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जो भी इट वॉज लेट डाउन दैट द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स वर वॉइड। तो यहाँ पे जो वैदिक पीरियड था उसमें किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता था। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट में जो किया जाता था वो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द हाउस में किए जाने वाले, कॉन्ट्रैक्ट मेड इन अ फॉरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट मेड इन एनी अदर सीक्रेट प्लेस। There were certain exceptions to the clandestine contract, such as contract made to ward off violence, attack and affray, contracts made in celebration of marriage, contract made under orders of government, contracts made by traders, hunters, spies and others who would roam in the forest frequently। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता था वाइल इन वैदिक पीरियड में। दूसरा जो पार्ट डिफरेंट सोर्स में है वो हिंदू पीरियड। हिंदू पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे अप्लाई किया जाता था। कंपलीशन ऑफ न्यूमरस कस्टम्स एंड वर्क फॉर स्मृतिज। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कस्टम्स होते वो फॉलो किए जाते थे, एंड स्मृतिज थे उनको फॉलो किए जाते थे रूल्स एंड रेगुलेशन में। Then Manusmriti talk about incomplete to enter into the contract। मनुस्मृति जो है उसमें कई सारे रूल्स और रेगुलेशन दिए थे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉइड, वैलिड और वॉइड माना जाएगा, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, ये यहाँ पे हिंदू पीरियड में डिफाइन किया था। तो दोस्तों, रिक्वायर्ड पार्टीज फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सी पार्टी होंगी, कि जो हिंदू पीरियड में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड पार्टी मानी जाएंगे। तो पार्टी शुड नॉट, यहाँ पे शुड नॉट बी माइनर। तो पार्टी जो है वो दे शुड माइनर पार्टी नहीं होनी चाहिए, तो मेजर पार्टी इज रिक्वायर। नॉट इंटॉक्सिकेटेड। नॉट इंटॉक्सिकेटेड मतलब वो क्या कर रही पार्टी, उसको वो सेंस होना चाहिए कि दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे एग्जैक्टली डू। देन पार्टी शुड नॉट बी ओल्ड। ओल्ड जो
मतलब फीमेल मेल जो भी है वो ओल्ड लोगों को यहाँ पे इन कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड फॉर्म नहीं माना जाता था। तो यहाँ पे इस्लामिक पीरियड थर्ड वन, मोहम्मदन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मोहम्मदन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को एक यहाँ पे इक्विक माना जाता था कॉन्ट्रैक्ट को, एंड देन प्रपोजल को ईजाब माना जाता था, एंड एक्सेप्टेंस जो है उसको कबूल माना जाता था। ये टर्म्स है इस्लामिक पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे इस्लामिक पीरियड में भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता था, रिबा अल फदल in case its contract which produce unlawful excesses in exchange of counter values in a contemporaneous transaction। तो ये void माना जाता था, रिबा अल नसीस एंड देन रिबा अल जहालिया। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट को void माना जाता था इस्लामिक पीरियड में, मोहम्मद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में। देन ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन। तो दोस्तों ब्रिटिश पीरियड आने से पहले मोहम्मदन लॉ में कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व कैसे किया जाता उसके ग्राउंड से इनवैलिडेशन ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय डेथ ऑफ ईदर पार्टी और डिस्ट्रिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट, कैंसिलेशन बाय टर्मिनेशन बाय ईदर पार्टी, डिसोल्यूशन बाय टर्मिनेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप डिसॉल्व कर सकते थे, यह टाइम पीरियड फिनिश हो गए इसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व किया जा सकता है, या आपकी कोई भी पार्टी ने कैंसिलेशन बाय टर्मिनेशन, इधर पार्टी मतलब दोनों में से एक पार्टी ने यहाँ पे कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट करने से, ये डिसोल्यूशन बाय टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन खत्म हो गई या टर्म्स पीरियड खत्म हो गया, इसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व किया जा सकता था। देन मैरिज, हिंदू लॉज में मैरिज, नॉट हिंदू लॉज बट मैरिज इन मुस्लिम लॉज में निगाह बोलते हैं उसको, इट ऑल्सो ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। हाउ? तो निगाह को या जो मुस्लिम मोहम्मदन लॉज है उसमें मैरिज को निगाह बोला जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है कि वहाँ पे कंसिडरेशन को मेहर बोला जाता है एंड एक्सेप्टेंस को कबूल बोला जाता है। तो कुछ टर्म्स जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो इन्वॉल्व होती है मैरिज में, मतलब जो मुस्लिम मैरिज है उसमें, इसीलिए मुस्लिम मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बट उसको ट्रीट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के जैसा। देन वी हैव अ ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे वो इंग्लिश लॉ अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ 1976 वाज अप्लाइड इन प्रेसिडेंसी टाउन, जो मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे जो थे उसमें चार्टर 1970 लागू किया गया था, और उसमें ये बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट की व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन होगी। तो यहाँ पे 1861 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिल ड्राफ्ट इट वाज नॉट कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिल जो पास किया मतलब प्रिपेयर किया गया, वो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था 1861, बट वो कंप्लीट नहीं था कि उसमें क्या लॉ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन, वो कंप्लीट नहीं था। इसके वजह से वी हैव अनदर हिस्ट्री जो उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली बनाया गया था, हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो इंस्पायर्ड बाय इंग्लिश कॉमन लॉ, मतलब फ्रॉम इंग्लैंड से हमने लिया है, वी इंस्पायर्ड जो इंग्लिश कॉमन लॉ है। और थर्ड लॉ कमीशन प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट बनाया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए वो थर्ड लॉ कमीशन ने बनाया था। देन आफ्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम टू एग्जिस्ट। तो यहाँ पे इनैक्टमेंट डेट एंड कम इन टू द फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे द एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। एक्सटेंड कमेंसमेंट यहाँ पे एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर, पहले था बट अभी ऑल ओवर इंडिया, होल दी इंडिया लागू किया जाता है आफ्टर 2019 अमेंडमेंट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 was enacted on the 25th April 1872 and then come into force the first day of September 1872, यहाँ से लागू किया जाता था। तो दोस्तों पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो ड्राफ्ट था उसमें ये दिया गया था, जो पहला पार्ट जो है वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो सेक्शन 1 to 75 होगा। देन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स का यहाँ पे पार्ट है वो सेक्शन 76 to 123 होगा। देन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पार्ट रहेगा वो सेक्शन 124 to 238 रहेगा।
देन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू पार्टनरशिप, वो रहेगा सेक्शन 239 टू 266। अर्लियर ये सारे सेक्शन 1 से लेके 266 एक ड्राफ्ट में डिफाइन, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन थे, बट लैटर ऑन आफ्टर 1872 आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट को डिफाइन किया गया है। ये इस तरह से उन्होंने कोडिफिकेशन दिया है। सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द हिस्ट्री।